आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। आई वेलकम यू ऑल in this class. Topic for discussion in this class is advantages and challenges of public distribution system. तो इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से क्या लाभ प्राप्त हुए हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं सिस्टम के, और फिर हम इसकी चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि किन किन चुनौतियों का सामना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कर रहा है। So let us discuss about the advantages of public distribution system. इसको हम पीडीएस सिस्टम की फीचर्स यानी विशेषताएं भी कहते हैं। इसका पहला पॉइंट है, पीडीएस सिस्टम के थ्रू सरकार कंट्रोल्ड प्राइसेस पर कंज्यूमर्स को फूड ग्रेन सप्लाई करती है, या जो भी आइटम्स राशन डिपो के थ्रू कंज्यूमर्स को सप्लाई की जाती हैं वो सभी प्रोडक्ट कंट्रोल्ड प्राइसेस पर ही लोगों को अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो इससे एक तो कीमतें नियंत्रण में रहती हैं, और गरीब लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, जिनके पास परचेजिंग पावर कम है, तो उनको ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये अफोर्डेबल प्राइसेस पर उनको अवेलेबल करवाए जाते हैं। जिसमें कि आप जानते ही होंगे, राशन डिपो से जो जो सामान लेते होंगे उसमें गेहूं मिलता है, चावल मिलते हैं, दालें भी मिलती हैं, और इसी तरह मस्टर्ड ऑयल मिलता है, कैरोसिन ऑयल भी मिलता है, शुगर मिलता है। इसी तरह से कई और प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जो कंट्रोल्ड प्राइसेस पर सरकार के द्वारा राशन डिपो के थ्रू लोगों तक सप्लाई किए जाते हैं। अब यहाँ जो कीमतें हैं वो क्या होती हैं, वो नियंत्रित होती हैं, स्टेबलाइज्ड होती हैं, कंट्रोल्ड प्राइसेस होती हैं। ऐसा यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप देखते होंगे जैसे जो भी प्रोडक्ट वहाँ पर राशन डिपो में लोगों को मिलता है वो बहुत ही कम रेट पर दिया जाता है, और कुछ प्रोडक्ट तो हाफ रेट तक भी अवेलेबल होते हैं, और कुछ स्कीम्स के थ्रू तो बहुत ही कम रेट पर जो है वो राशन को या बाकी आइटम्स को उन लोगों तक पहुंचाया जाता है जो बहुत ही गरीब हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पीडीएस सिस्टम जो है, इट हैज़ प्रूव्ड इटसेल्फ मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी to stabilize the prices and to make the food available to the consumers at the affordable prices. Next is, पीडीएस की वजह से जो वाइड स्प्रेड हंगर और फेमाइन की सिचुएशन होती थी देश में, उसको कंट्रोल करने में मदद मिली है। जैसा कि आपने फेमाइन ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ा था, जिसमें 1943 में लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी भूखमरी से। तो पीडीएस सिस्टम के आने के बाद इस तरह के हालात पैदा नहीं हुए। इस तरह की वाइड स्प्रेड हंगर या फेमाइन से डेथ नहीं हुई लोगों की, क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू अनाज को इकट्ठा किया गया, बफर स्टॉक इकट्ठा किया गया उन क्षेत्रों से जहां पर सरप्लस प्रोडक्शन हुआ था, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्रा। तो ऐसी जगहों पर जहां पर सरप्लस प्रोडक्शन ज़्यादा था, जिन एरियाज़ में,
वहां से फार्मर से जो एक्सेस उनके पास बच जाता था, सरप्लस फूड बच जाता था या फूड ग्रेन बच जाता था, तो सरप्लस फूड ग्रेन को सरकार परचेज करती है एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, और उससे बफर स्टॉक को क्रिएट किया जाता है। और फिर उस बफर स्टॉक को सरकार कहाँ पहुंचाती है? उन क्षेत्रों में जहां पर अनाज की कमी है। तो इस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर फूड की या फूड ग्रेन की कमी होती है, वहां पर पीडीएस सिस्टम के थ्रू सरकार जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है उसको इंश्योर करती है। और साथ ही क्योंकि हर क्षेत्र में ये फूड पहुंचाया जाता है, फूड ग्रेन को पहुंचाया जाता है, तो इससे जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन है वो भी इंश्योर होती है। और साथ ही क्योंकि कंट्रोल्ड प्राइसेस पर बेचा जाता है तो अफोर्डेबिलिटी भी पॉसिबल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्राइसेस हैव बीन अंडर रिवीजन इन फेवर ऑफ पुअर हाउसहोल्ड्स इन जनरल। पीडीएस सिस्टम में जितने भी आइटम्स को राशन डिपो के थ्रू कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाता है, खास करके गरीब कंज्यूमर्स तक, उन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को समय समय पर रिवाइज किया जाता है, उसमें परिवर्तन किया जाता है। और इस तरह के परिवर्तन लाए जाते हैं ताकि उन गरीब लोगों को अधिक से अधिक फायदा मिल सके। जैसे कुछ योजनाएं ऐसी हैं जहां पर स्पेशल कार्ड बनाए गए हैं पुअरेस्ट ऑफ पुअर के लिए, और उनसे उन प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस है वो बहुत ही कम चार्ज की जाती है जो राशन डिपो में सप्लाई की जाती है। तो इस तरह से जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर्स हैं उनको एक तरह से स्पेशल बेनिफिट पीडीएस सिस्टम के थ्रू मिलता है। एक और जो बेनिफिट है पीडीएस सिस्टम का वो ये है कि पीडीएस सिस्टम में बफर स्टॉक को इकट्ठा किया जाता है, और बफर स्टॉक के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन से पहले ही डिक्लेयर कर दी जाती है सरकार के द्वारा। तो इससे जो फार्मर हैं वो प्रोत्साहित होकर वो प्रोडक्शन करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमा सके। तो इससे फार्मर्स को इनकम सिक्योरिटी भी मिलती है, और साथ ही फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ता है इस चीज़ से, और इससे देश में जो फूड सिक्योरिटी है उसको प्रोवाइड करना आसान हो जाता है, यानी फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी बढ़ती है इस चीज़ से। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द चैलेंजेस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कई तरह से आलोचनाएं की जा रही हैं, और उसमें पहला जो पॉइंट है वो ये है कि पीडीएस सिस्टम में सरकार जो बफर स्टॉक खरीदती है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खरीद लेती है, यानी बफर स्टॉक सरकार के पास कई कई वर्षों के लिए इकट्ठा हो जाता है। इतना बफर स्टॉक सरकार के पास होता है, क्योंकि एमएसपी डिसाइड होती है तो सरकार को एमएसपी पर लोगों का सरप्लस फूड प्रोडक्शन खरीदना पड़ता है। तो इससे बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ बफर स्टॉक सरकार के पास क्रिएट हो जाता है, और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भारी मात्रा में बफर स्टॉक को स्टोर करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए स्टोरेज कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है, और इससे सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है, बहुत खर्चा करना पड़ता है सरकार को। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इतना सारा हाई लेवल ऑफ बफर स्टॉक होने के बावजूद भी देश में आज भी भूखमरी से मौतें हो रही हैं। यानी फूड ग्रेन तो है, हाई लेवल ऑफ बफर स्टॉक है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों तक वो अनाज पहुंच नहीं रहा है, और कुछ लोगों की डेथ भी हो रही है भूखमरी की वजह से, क्योंकि उनके पास फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है उनके लिए। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। यानी
ये सरकार को इस सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता है ताकि अनाज जो है सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सके, क्योंकि एक तरफ तो जो बफर स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन उसको सही तरीके से आगे सप्लाई नहीं किया जा रहा है, तो उससे भुखमरी की समस्या बढ़ रही है, जो कि एक शर्मनाक बात है। और जब हाई लेवल ऑफ बफर स्टॉक होता है तो अनाज जो है वो कई बार सड़ रहा होता है, कई कई सालों तक अनाज जो है पड़ा रहता है, उसको यूज़ कोई नहीं करता है, प्रॉपरली उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता तो अनाज सड़ जाता है। ये भी एक वेस्ट हो जाता है, कितना सारा पैसा देश का बर्बाद होता है। साथ ही कई जगह देखने में आता है कि जो अनाज पड़ा है कई कई सालों से बफर स्टॉक में, उसको चूहे खा रहे हैं या कोई और कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारा ये अनडिजायरेबल है, हाई लेवल ऑफ बफर स्टॉक, एंड साथ ही वेस्टफुल भी है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि कुछ राज्यों में जो वीट और राइस का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा किया जाने लगा है पहले के मुकाबले। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, और कई और राज्य हैं इसी तरह के जिसमें वीट और राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। पहले इन राज्यों में जहां कोर्स ग्रेन का प्रोडक्शन भी होता था, पल्सेस का प्रोडक्शन भी होता था, अब वो बहुत कम हो गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वीट और राइस पर अच्छा खासा एमएसपी मिल जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाता है फार्मर्स को, तो उनको एक तरह से इनकम सिक्योरिटी मिल जाती है। तो उन्होंने बाकी चीज़ों का प्रोडक्शन करना जो है वो बंद कर दिया है, यानी सिर्फ वीट और राइस पर ज़्यादा फोकस इन राज्यों में होता है। तो इससे इन चीज़ों का प्रोडक्शन तो बड़ा है और आवश्यकता से कई गुना ज़्यादा बड़ा है, जितना देश को आवश्यकता है उससे कई गुना ज़्यादा जो है उत्पादन हो जाता है, बढ़ता है, और बफर स्टॉक भी सरकार के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रिएट हो जाते हैं हर साल, क्योंकि उन पे एमएसपी मिल जाता है। तो फार्मर्स तो अपनी इनकम के बारे में तो सोचते हैं, वहाँ नो डाउट उनको अच्छी खासी इनकम मिलती है एमएसपी के थ्रू, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जो हमारी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जैसे पल्सेस हैं या गरीब लोगों के लिए जो कोर्स ग्रेन है, उसका प्रोडक्शन बहुत ही कम हो गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है इस सिस्टम की वजह से। और साथ ही ये जो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं कि कल्टीवेशन ऑफ व्हीट या राइस जो ज़्यादा हो रहा है, उसमें अंडरग्राउंड वाटर का भी जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा है। तो जब अंडरग्राउंड वाटर ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होगा तो नेचुरली है उससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, उससे जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी है उसके लिए थ्रेटनिंग है ये एक तरह से। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो पैदा हो रही है कि जब किसान सिर्फ कल्टीवेशन ऑफ राइस पे और वीट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ ज़्यादा हो रहा है और वो इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट इज पीडीएस डीलर्स स्टार्टेड मैल प्रैक्टिसेस, यानी जो राशन डिपो को चलाने वाले लोग होते हैं उन्होंने कई तरह की मैल प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दिया है, जिससे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फेल हो रहा है। और ये प्रैक्टिसेस किस तरह की होती है? जैसे कि डाइवर्टिंग द ग्रेन्स टू ओपन मार्केट टू गेट द बेटर मार्जिन। तो कई बार ये भी देखने में आता है कि जो राशन डिपो होल्डर होते हैं वो अच्छी क्वालिटी का जो फूड ग्रेन आता है या जो सामान आता है राशन डिपो में, उसको वो उठाकर ओपन मार्केट में बेच देते हैं। वहाँ के जो लोकल बिजनेसमैन हैं उनको बेच दिया जाता है और उनसे अच्छा खासा प्रॉफिट भी वो लोग कमा लेते हैं। और राशन डिपो में कई बार वो सामान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होता है। और कई बार वो क्या करते हैं कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो लोकल वेंडर को बेच देंगे और उससे एक घटिया क्वालिटी का सामान लेकर राशन डिपो में उसको सप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो इससे जो राशन कार्ड होल्डर होते हैं जिनको राशन डिपो से ही लेना है, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि उनको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उनको नहीं मिल पाता है। इसके अलावा जो राशन शॉप्स होती हैं ये भी कई जगहों पर ऐसा देखने में आया जो रेगुलर नहीं खुलती हैं, यानी कभी खोल दी उसको शॉप को, कभी नहीं खोला है।
और राशन कार्ड होल्डर वहाँ गया है, कई कई घंटे वेट कर रहा है कि कभी कौन से समय में आके ये दुकान खुलेगी, लेकिन वो दुकान खुलती नहीं है और बेचारे को निराश होकर घर वापस आना पड़ता है। तो इस तरह से उनका समय भी खराब होता है और परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इस तरह की प्रैक्टिसेस जो हैं हो रही हैं, जिससे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो फेल हो रहा है। और इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से देयर इज डिक्लाइन इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है रिसेंटली जिसमें 3 टाइप ऑफ राशन कार्ड्स बनाए जाते हैं और उसमें अलग अलग प्राइसेस भी चार्ज की जाती हैं। जैसे अंत्योदय कार्ड है तो उसमें प्राइसेस कम चार्ज की जाती हैं, और जो बीपीएल कार्ड है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्राइसेस चार्ज की जाती हैं अंत्योदय से। और जो एपीएल कार्ड हैं, जो अबव पॉवर्टी लाइन कार्ड हैं, उनसे प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा चार्ज की जाती हैं। हालांकि एपीएल कार्ड होल्डर से जो प्राइसेस चार्ज की जाती हैं वो मार्केट प्राइस से थोड़ी कम जरूर होती हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब यहाँ समस्या क्या होती है कि जो अबव पॉवर्टी लाइन कार्ड होल्डर फैमिलीज हैं, वो जब राशन लेने राशन डिपो में जाते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि जो राशन डिपो में जो राशन मिल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, और मार्केट प्राइस से भी जो राशन डिपो की प्राइस है वो कोई ज़्यादा कम नहीं है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा कमी उसमें नहीं है। देयर इज़ नॉट अ बिग डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द प्राइस एट द राशन डिपो फॉर द एपीएल कार्ड होल्डर्स। तो फिर ज़्यादातर जो एपीएल कार्ड होल्डर होते हैं वो वहाँ से सामान खरीदना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट वहाँ से नहीं मिलता है। तो यूजुअली होता क्या है कि जो एपीएल जो फैमिलीज हैं, जो अबव पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं, जो एपीएल कार्ड होल्डर्स हैं, उसमें से बहुत सारे लोग राशन डिपो से सामान खरीदते ही नहीं हैं। उन्होंने राशन डिपो से सामान खरीदना बंद ही कर दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि हम मार्केट से लेंगे तो हम खुद चॉइस मेकिंग करेंगे और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लेंगे, प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसलिए जो एपीएल कार्ड होल्डर हैं वो अब बहुत कम लोग हैं जो राशन डिपो से सामान लेते हैं। तो ये भी एक तरह से इस सिस्टम का फेलियर है। तो दीज वर द चैलेंजेस। तो सरकार को इन चीज़ों को ठीक करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.